हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार भी दिसंबर 2025 में जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, बट कुछ नंबर से उनका जेआरएफ रह गया और दोबारा जो है उन्होंने नेट क्वालिफाई किया। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस एग्जामिनेशन को रिपीट करते हैं क्योंकि जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो जेआरएफ के लिए सिर्फ 0.5 या 0.6% रहता है हर सब्जेक्ट में और ओवरऑल भी। और जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट की तो 6% रिजल्ट जाता है। तो बच्चे बहुत बार जो है वो इस लूप में फंस जाते हैं कि बार बार वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, बट स्टिल जो जेआरएफ तक का सफर है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो 2 बार अटेम्प्ट दिया, 1 बार नेट हुआ, 2 बार नेट हुआ, 3 बार दिया फिर नेट हुआ, 4 टाइम दिया फिर नेट हुआ। बार 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 वो एक ही क्वालिफिकेशन लेते जा रहे हैं और जो उनको चाहिए कि उनको जेआरएफ लेना है तभी वो दोबारा नेट दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट की तो एलिजिबिलिटी जो है वो लाइफ टाइम रहती है। तो 1 बार नेट क्वालिफाई किया या आपने 10 बार किया, एक ही बात है। बट जेआरएफ जो है वो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है जब आप यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करने के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आपके पास जेआरएफ है तो सिर्फ स्टाइपेंड नहीं, आपको रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज से जेआरएफ के तहत आपको पीएचडी करने का एक बहुत अच्छा चांस जो है वो मिलता है। आपके जो चांसेस हैं पीएचडी में एनरोल होने के वो बढ़ जाते हैं। तो ये सब फायदे जेआरएफ के जब हमें मिलते हैं तो यस डेफिनेटली हर बच्चा चाहता है कि अगर उसे पीएचडी करनी है तो वो क्यों ना जेआरएफ के थ्रू कर ले, जिससे उसके रास्ते जो है आसान हो जाए। और अगर एक पर्सन जेआरएफ कर लेता है, उसका स्टाइपेंड यूजीसी की तरफ से आता है, तो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको 2 पैमाने पे बिल्कुल लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक कि उनका जो फाइनेंशियल सारा खर्चा होगा वो यूजीसी बियर करेगा, इंस्टीट्यूट को नहीं बियर करना पड़ेगा। दूसरा, उसने अपने आप को एकेडमिकली प्रूव कर दिया है कि यस उसके अंदर काबिलियत है कि वो अपने जितने भी बच्चे प्रेजेंट हुए थे एग्जामिनेशन में उनमें से टॉप 1% से भी कम में आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खास बात उनके अंदर है, एकेडमिकली उन्होंने चीजों को इतना अच्छे से कवर कर लिया है कि वो रिसर्च में कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप सभी भी बार बार कोशिश करते हो कि मुझे भी जेआरएफ करना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप जेआरएफ करते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में एपीआई स्कोर में जो है 2 मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन में एपीआई स्कोर को इंप्रूव करता है। और आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और नॉट जस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, और जिसके लिए उनको रिसर्चर्स चाहिए। एंड अगर कोई पर्सन जेआरएफ कर चुका है, एकेडमिकली उसने अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो इंडस्ट्री को समझ सकता है और कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज उसने किए हैं जेआरएफ के साथ, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी अपना योगदान दे सकते हैं और वहां पे भी जॉब्स निकलती हैं कॉर्पोरेट्स में, तो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं जिसके लिए रिसर्च के आपने करनी है या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो जेआरएफ की मान्यता भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जेआरएफ के लिए जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा एस्पायर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने भी जरूर सोची होंगी। आज उन्हीं के बारे में चीजों को डिस्कस करेंगे कि आप जेआरएफ करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हैं, कहाँ वो लूप में आप फंस जाते हो। नेट आपने बहुत बार कर लिया बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, क्यों हर बार कट ऑफ हाई जाती है तो वहां पे हम स्कोर इंप्रूव करते हैं बट ड्यू टू हाई कट ऑफ हम जेआरएफ नहीं कर पा रहे। कट ऑफ अगर थोड़ी कम गई है इसमें भी हमारे मार्क्स भी कम हो जा रहे हैं जिसकी वजह से हम जेआरएफ फिर नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट टाइम पेपर दिया था मैम, लास्ट टाइम भी 2-3 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था। इस टाइम पेपर दिया, इस टाइम भी 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया। तो क्या करें? क्या ये सिस्टम की गलती है, एनटीए जो है नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम करता जा रहा है उसकी गलती है, क्या है यहाँ पे ये माजरा? अगर आप किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम है, जो कि ऑब्वियसली कम हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही एक सोल रीजन है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ, आप जो है तैयारी कर रहे हो, आप जो है इंप्रूवमेंट कर रहे हो, स्टिल आप इंप्रूव कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी इंप्रूव कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे हाई कंपटीशन हो रहा है जिस वजह से आप उसमें चूक रहे हो। तो आप सिर्फ जो इंप्रूवमेंट कर रहे हो
जितना इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो उतना ही काफी है या आपको उसके बारे में और भी सोचना पड़ेगा? ये सबसे मेन सवाल हमारा बनता है और उसी चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर क्लास की अपडेट मिल जाएगी, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगी और बढ़िया तरीके से यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी आप सभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है और अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है उसके लिए एक बहुत स्पेशल सेशन कल जेआरएफ अड्डा पे लेके आया जा रहा है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पीएचडी में रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड एक सेशन होने वाला है जो वर्षा मैम आपका लेंगे, है ना, महविश मैम लेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च कर ली है, पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी में है, तो वो आपको हेल्प करने वाले हैं इस बेसिक स्टेप पे। तो आप जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, काउंसलिंग कोर्स सेशंस वाले लिंक टैब पे जाओगे तो आपको पीएचडी से रिलेटेड एक सेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, कोर्सेज भी आपके लिए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, 2 तरीके की ऑफरिंग्स हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, यूनिट नंबर 5 मैंने स्टार्ट की है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। RC15 कोड यूज करके 15% डिस्काउंट भी हर सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन मुद्दा है कि हमने डिस्कस करना है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार नेट क्वालिफाई करते जा रहे हो, बार बार नेट होता जा रहा है, बट जेआरएफ जो है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि नेट हो जा रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा? एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन जो कंपटीशन को बढ़ा रहा है। कंपटीशन को बढ़ाने का एक और यहाँ पे तरीका या एक और यहाँ पे जो रीजन हमें समझ आता है वो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है क्वेश्चंस का, वो भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो आप जो है लगभग 95 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे तो आपका यूजीसी नेट हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको यहाँ पे 105 106 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। तो इस बार हमें देखने को मिला 16 क्वेश्चंस का डिफरेंस था, पिछली बार जो है 15 क्वेश्चंस का डिफरेंस था। तो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहां पे कभी हमारे पास 8 9 10 क्वेश्चन का मैक्सिमम डिफरेंस हुआ करता था, वो डिफरेंस अब बढ़ के 15 से 16 क्वेश्चन का हो गया है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम हो रहे हैं वो जेआरएफ के लिए हो रहे हैं, बट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं वो नेट के लिए बढ़ रहे हैं। इसी वजह से हमारा जो नेट और जेआरएफ का स्कोर का डिफरेंस है वो भी बढ़ रहा है। एंड यस, दिस इज द रीजन कि कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको हर चीज यूट्यूब पे मिल रही है, तो हर किसी को हर चीज यूट्यूब पे मिल रही है। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास तो बेस्टेस्ट कोर्स है, तो वो बहुत सारे बच्चों के पास है, बट क्या यहाँ पे सिर्फ कोर्स या सिर्फ यूट्यूब पे हर चीज प्रोवाइड हो जाने से आपका काम चल जाएगा? अगर आप ये सोचते हो कि मुझे जो है सिर्फ जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है मैंने वो पढ़ लिया और बात बन जाएगी, खुद से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, जो कहा वो कर लिया बस, और खुद से जो है कभी किसी चीज को एनालाइज नहीं किया, अपने मार्क्स को एनालाइज नहीं किया, चीजों को समझा नहीं और बात बन जाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप मानो जो आपको टीचर बोल रहा है, बट आप ये भी देखो कि आप उसमें कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। एक टीचर ने एक चीज बताई, 10 लोगों ने उसको फॉलो किया, क्या 10 लोगों के सेम रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हर एक पर्सन अपने आप में अलग है और उसको अलग अलग तरीके से चीजें समझ आएंगी। कुछ चीजें किसी को समझ आएंगी तो कुछ चीजें किसी और को समझ आएंगी। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करना भी जरूरी है अपने आप को कि मेरे लिए क्या चीजें वर्क कर रही हैं और मेरे लिए क्या चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। मैंने पढ़ाई की और उस बेसिस पे मेरा कितना स्कोर आ रहा है, उसको कैसे इंप्रूव करना है। और तीसरी चीज एक और जो सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा, वो ये होता है कि हम जो है सिर्फ कट ऑफ के पीछे भागते हैं। इस बार जेआरएफ की कट ऑफ 218 गई है, तो मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे तो सिर्फ 220 नंबर चाहिए, 218 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सिर्फ कट ऑफ के पीछे भागते रहोगे, कट ऑफ कम ज्यादा होती रहेगी, और कट ऑफ जो है वो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लिए एक सेफ स्कोर रखें, और वो सेफ स्कोर जो है वो सिर्फ ये ना हो कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये एनालाइज करें कि कट ऑफ क्या है। अगर आप सिर्फ कट ऑफ को देखते रहोगे तो आप कभी भी जेआरएफ नहीं अचीव कर पाओगे। कट ऑफ को देखना एक पहला पॉइंट है, बट उसके बेसिस पे अपना सेफ स्कोर एनालाइज करना ये एक सेकंड पॉइंट है। तो जो भी आपका सेफ स्कोर होता है, हमेशा ये कोशिश करो कि जितने लास्ट 5 टाइम्स है ना, लास्ट 5 टाइम्स आपकी जितनी भी कट ऑफ गई है
उसका आपने एवरेज ले लेना है। 5 बारी के कट ऑफ लो, हाई है, लो है, वेरी हाई, वेरी लो, एंड उनका एवरेज लेके आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने उसमें 5 क्वेश्चन और जोड़ देने हैं। ये आपका सेफ स्कोर जो है वो बनेगा। अगर आप उतना स्कोर करोगे टारगेट एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे और ये मेक श्योर करोगे कि हर सेशन में इतना तो स्कोर मेरा होना ही चाहिए, तब जाके आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो इस स्कोर तक पहुंचना है, मतलब हाईएस्ट स्कोर जो है वो मेरा ये होना चाहिए, उसके बाद कम स्कोर आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है। आपका सेफ स्कोर जो है वो मिनिमम स्कोर है जो आपको अचीव करना है। दिस इज द मिनिमम स्कोर यू नीड टू अचीव इन योर मॉक टेस्ट, और उसके ऊपर जितना स्कोर हो रहा है वो आपके लिए फायदा हमेशा रहेगा, वो आपको हेल्प करेगा कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे। तो ये चीजें जो है ये हम कभी ध्यान में लेके ही नहीं आते, और ये चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपके सिलेक्शन पे। अब इसके बाद जो बाकी रीजंस रहते हैं, मैम हमने ये चीजें की थी, अब उसके बाद बाकी रीजंस क्या होते हैं, वो सारे आपके पर्सनल रीजंस हैं। मींस कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपने रिसोर्सेज अनलिमिटेड रखे हैं, आपने हर पीडीएफ को प्रिंट ले रखा है ना, हर पीडीएफ का आपने जो है प्रिंट लिया है, हर पीपीटी आपने डाउनलोड की है, हर एक चीज जो है वो आप यहाँ पे प्रिंट ले लेते हो और खुद के नोट्स नहीं बनाते हो। अगर हर चीज का आपको प्रिंट लेना है और अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने हैं तो यहाँ पे चीजें वर्क नहीं करेंगी। अब सबसे बड़ा डाउट आ जाता है कि मैम हैंड रिटन नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नोट्स प्रिंट करके और उनपे अंडरलाइन कर करके पढ़ते रहते हैं। अगर आप अंडरलाइन कर करके पढ़ते रह रहे हो तो ठीक है, आपकी पढ़ाई तो हो जाएगी, बट आप चीजें लर्न नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ, पीपीटीज, जो क्लासेस हैं उनकी हेल्प से अगर आप हैंड रिटन नोट बनाओगे तो आपको यहाँ पे रिवीजन करने में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, आप 1 घंटे की क्लास को 1.5-2 घंटे में पूरा कर पाओगे, बट रिवीजन के टाइम पे जब लास्ट के 10-15 दिन 20 दिन बचेंगे, वहां पे आपकी इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी अपने पूरे सिलेबस की, जो आपने पढ़ा है 4-5 महीने वो सब रिवाइज हो जाएगा। तो ये जो है ये एक आपका एसेट है जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, और वो रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रिवीजन का टाइम जो होता है लास्ट का जो 1 महीना होता है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा मार्क्स में इंप्रूवमेंट भी मिलेगी, चीजें जल्दी भी आप कवर कर पाओगे और मॉक टेस्ट को बहुत अच्छा टाइम दे पाओगे। अगर अब टाइम नहीं लगाया तो बाद में फिर आप सफर करोगे। अब आपने टाइम यूटिलाइज कर लिया तो बाद में आपको वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये जो पेपर है इसमें आप 100% पढ़ो ये जरूरी नहीं है, बट अगर आपने 70% भी पढ़ा है, उसको आपने रिवाइज अच्छे से कर लिया है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम तो बस सारा पढ़ ले, है ना, नोट्स ना बनाए, पढ़ ले, फिर बाद में देखी जाएगी रिवीजन भी, तो बाद में आखिरी महीने में परेशान हो जाते हो और फिर सोचते हो अब क्या करें। तो इससे बेटर है कि आप 100% मत पढ़ो, आप कोशिश करो 70% पढ़ लो, बट उसको रिवाइज इस तरीके से करो कि 70% में से कुछ भी गड़बड़ ना हो। क्या पेपर में 70% लाने से सिलेक्शन हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो अगर आप 70% पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं रोका जा सकता आपका जेआरएफ का। ये चीज आपने समझनी है। इस बार जो हाईएस्ट स्कोर रहा वो 246 रहा, तो आप ये मत सोचे कि 218 कट ऑफ गई है तो 218 ही लेके आने हैं। आप ये देखो हाईएस्ट स्कोर कितना जा रहा है, तो मुझे भी वहां तक पहुंचना है, तो आपके लिए 230, 240 ये सेफ स्कोर आपका निकल के आएगा। और अगर हम देखें जून 25 में 224 कट ऑफ गई थी, है ना, तो वहां पे जो और भी ज्यादा कट ऑफ थी, फिर उससे पहले 210 थी, तो हमारी जो कट ऑफ है वो अराउंड 210 से 230 के बीच में रह रही है। तो आपको भी देखने को मिलेगा कि हमारा सेफ स्कोर कितना है। मेरे जितने 3 या 4-5 जो भी मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं उनकी कट ऑफ का एवरेज प्लस 5 क्वेश्चंस, तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि 230 तक मुझे स्कोर करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं या चाहती हूं अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना। यहाँ पे बात सिर्फ नेट की नहीं हो रही है, जेआरएफ की हो रही है। और जेआरएफ करने के लिए नेट से जेआरएफ पे जब आप जाते हो तो जितना एफर्ट आपको नेट क्वालिफाई करने में लगा है उतना ही एफर्ट आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने में लगेगा। और नेट में आप जो है सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करो। एक बार रिवीजन आपने कर ली, 2 बार कर ली, ठीक है ना, बट जेआरएफ के लिए आपको जो है वो नोट्स भी चाहिए, वो क्रिस्प नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको जो है रिवीजन
3 बार कम से कम करनी है, 3 टाइम्स एटलीस्ट। और आपका जो है सिलेबस भी अच्छे से पूरा होना चाहिए और सिलेबस की रिवीजन होनी चाहिए। और रिवीजन कैसे होगी, जो आप नोट्स बनाओगे उनसे, एंड देन इसके बाद अच्छे से रिवीजन करके मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं। अगर आप 10 मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, है ना, और सोच रहे हो कि हो जाएगा बस ऐसे ही, तो बात नहीं बनेगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा समझ में। और जब टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आरसी में ज्यादा टाइम लगाओगे, डीआई में ज्यादा टाइम लगाओगे, और चीजें आपके लिए जो है मुश्किल होने लगेंगी। तो जितना एफर्ट आपका नेट करने में हो जाता है, उतना ही एफर्ट आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने में जाता है। तो डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आपका जेआरएफ 2 नंबर से रुका, चाहे 4 नंबर से रुका, या चाहे 10 नंबर से रुका हो। तो हर एक नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको डबल मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। और वो मेहनत यही है, अगर आप 3-4 मॉक देते हो नेट हो जाता है, 70% 60% सिलेबस करते हो, एक बार रिवाइज किया चलो हो गया, तो भी हो जाता है। सिर्फ सिलेबस कवर करने पे कोशिश करते हो और 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में रिवाइज नहीं करते हो, तो भी शायद तुक्के से नेट जो है वो हो ही जाता है। बट जेआरएफ में ये चीज नहीं चलेगी। हाँ, जेआरएफ में मैं स्टिल बोलूंगी कि अगर आप 70-80% सिलेबस कर रहे हो, है ना, बट उसको डिटेल में रिवाइज कर रहे हो, तो भी जेआरएफ हो जाएगा। मैंने जब अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, 99 क्वेश्चन सही थे, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया था, है ना, और मेरा जो है बहुत सही टॉप 100 में ही मैं आ भी गई थी। तो यहाँ पे जब मेरे पास मेरा टाइम था, उस समय जितने क्वेश्चन सही करने होते थे मैंने किए अकॉर्डिंगली, है ना। तो आप भी, आपके समय अब जितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं, आप अकॉर्डिंगली करो, है ना। पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं हो रहा कि आपसे कुछ चीजें बने ही ना। अगर डिफिकल्ट पैटर्न होगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम जाएगी, इजी पैटर्न होगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हाई जाएगी। और पिछले 3 बार से पेपर जो है वो डिसेंट तरीके का बन रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, चीजें फैक्चुअल हैं तो उनकी आप तैयारी करो, तो उनकी रिविजन करो, जितना रिवाइज करोगे उतना फैक्चुअल चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे, क्योंकि फैक्चुअल चीजें ऐसी होती हैं, आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। आप उसमें दिमाग नहीं लगा सकते, आपको उसमें जो है अपनी मेमोरी जो है वो लगानी पड़ेगी, जो चीजें याद है बस वही आपके लिए काम आ पाएंगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल वहां पे काम नहीं आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, और ये सारी चीजें ही आपको हेल्प करेंगी। तो अपने रिसोर्सेज जो है उनको लिमिटेड रखो, और कोशिश करो कि आप अच्छे से जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। रिसोर्सेज में अगर आप सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो, या आप सिर्फ मैराथन्स के ऊपर बैठे हो कि बस मैराथन कर लेंगे काम हो जाएगा, मैराथन जो है वो रिवीजन है। मैराथन इज नॉट समथिंग कि जो आपको करंट डिटेल में सारी चीजें प्रोवाइड करे। हाँ, वीडियोस जो है आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज देखो, डिटेल में आपको सारी चीजें मिल रही है तो बहुत बढ़िया है। बट मैराथन का पर्पस जो है वो सिर्फ रिवीजन होता है। अगर आपकी कमी रिवीजन में रही है, तो आप नेट से जेआरएफ पे जाना चाहते हो तो मैराथन्स को बार बार देखो, रिवाइज करो और मॉक टेस्ट लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप एक बार नेट कर चुके हो तो आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने सिलेबस ही 50-60% किया था, फिर आपका नेट हुआ है, तो आपको सिलेबस में एड ऑन करने की जरूरत है चीजें। बट अगर आपने अपना जो सिलेबस है वो काफी कवर कर लिया था, 70% प्लस आपने सिलेबस कर लिया था, तो अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाओ, मॉक टेस्ट कम दिए थे तो मॉक टेस्ट दो, रिवीजन नहीं की थी तो रिवीजन करो। और अगर रिवीजन नहीं की थी तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट में भी अच्छे स्कोर नहीं आ रहे होंगे, तो रिवीजन कर करके आपने जो है मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। और अगर आप उनमें से हैं कि हम तो मैम पीवाईक्यू ज्यादा करके नहीं गए थे, तो ये सबसे बेसिक गलती आप कर रहे हो। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप उस एग्जामिनेशन को समझ ही नहीं रहे हो। तो अगर एग्जामिनेशन के बारे में समझा ही नहीं तो क्या ही करोगे। तो पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे रहते हैं। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो करो एंड अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। ये मत सोचो कि मैम ने बता दिया तो वही चीज वर्क करेगी। आप एनालाइज करो आप कहाँ पे कमी कर रहे हो और उस कमी पे काम करो। उस कमी पे काम कैसे करना है उसके लिए आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, उसको फॉलो करो। बट कमी पे काम आपको करना पड़ेगा, क्या कमी है आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी, और काम खुद करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी खुद करनी पड़ेगी। आप बेस्टेस्ट कोर्स में चले जाओ, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप जो है यूट्यूब से पढ़ लो, अगर आप पढ़ाई करोगे रेगुलरली तो आपका जेआरएफ होगा। यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सारी चीजें हैं, बट आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, ये आपको कोई नहीं करके दे सकता। आपके लिए चीजें आसान की जा सकती हैं, बट पूरा उनको आपको ही करना पड़ेगा।
तो ये चीज आप ध्यान में रखिए और डेफिनेटली आप जो है बढ़िया तरीके से चीजें कवर करके समझ पाएंगे। सिलेबस हो चुका है तो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे फोकस करो। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए जेआरएफ अड्डा जो है लास्ट टाइम जून जब दिसंबर 25 का पेपर था, सिलेक्शन पैकेज लेके आया था, जिसमें हमने 2 से 3 दिन में एक यूनिट को पूरा कर लिया था और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। सारे पीवाईक्यूज आपको पेपर 1 पेपर 2 के मिले थे, टेस्ट सीरीज आपको मिली थी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने सिलेबस कर लिया है, सब डन है, नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट की कमी और रिवीजन की कमी है, तो ये बैच आपके लिए रामबाण हो सकता है, जो आपको हेल्प करेगा रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन में। और हर चीज अपडेटेड अमेंडेड आपको मिल जाएगी। इनकम टैक्स अपडेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद अमेंडमेंट्स, जो आपका पेपर में एप्लीकेबल होने वाले हैं, प्रोविजन वो सब आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो स्टार्टिंग से पढ़ना, मैंने तो सिलेबस भी अच्छे से कवर नहीं किया था, तो आपके लिए जो है प्रीमियम बैचेस हैं जिसमें आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर जो भी ऑफरिंग्स आपको लेनी है उसके अकॉर्डिंग। डिटेल में नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ। गोल्ड पैकेजेस में आपको मिलते हैं प्रिंटेड नोट्स, बट शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने हैं और वो इतने शॉर्ट्स होने चाहिए कि 10 पेजेस में 15 पेजेस में हो जाए। और फिर पेपर में जो है वो आप रिवाइज कर लो। स्टैटिक पोर्शन एक अलग तरीके से लिखो जो आपके 2-3 पेजेस में आ जाए हर यूनिट का, और पेपर के टाइम पे विद इन 30 मिनट्स आप पूरी यूनिट को रिवाइज कर पाओ। ये होते हैं क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और इन पे मेहनत लगती है बट बाद में आखिरी महीने में बहुत काम आते हैं। जब बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, हाई रिवाइज करना है, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको वहां पे एज मिलेगी और आप डेफिनेटली अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में है, एक स्टैंडर्ड तरीके से आपने अपनी तैयारी की हुई है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड जरूर फॉलो करिएगा और प्रॉमिस करिएगा मेरे से कि आप ये चीज को फॉलो करेंगे, अपने एनालिसिस को खुद करेंगे। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से करो एंड प्रॉमिस करो कि इस बार जून 26 में हमने जेआरएफ लेना है। बार बार नेट के लूप में नहीं फंसना है, बहुत हो गया, जितनी बार भी हुआ बहुत है। अब सीधा जेआरएफ लेना है और आगे जर्नी अपनी कंटिन्यू करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा, हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके लिए जो है इस चैनल पे कुछ ना कुछ नया प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपकी मेहनत जो है वो एक डायरेक्शन में जा सके एंड बढ़िया तरीके से आपको उसके रिजल्ट्स मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।